आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। आज की यह घटना एक सच्ची घटना है जो कि झारखंड के गांव भगवान पास डोंगरी की है। सुबह का वक्त होता है, रोज़ाना की तरह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। महिलाएं अपने काम कर रही होती हैं, कुछ युवक आपस में खड़े होकर बात करते रहते हैं। जब उसी में से एक युवक की नज़र एक कुत्ते पे पड़ती है तो वह देखता है कि एक कुत्ता जो कि किसी मांस के टुकड़े को नोच-नोच कर खा रहा है। वह युवक जिज्ञासावश उस कुत्ते की ओर जाता है और वह देखना चाहता है कि वो कुत्ता क्या खा रहा है। वह देखता है तो वह चीखता है, वह डर के वहाँ से भागने लगता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब देखते हैं तो वह जो टुकड़ा रहता है वह किसी इंसान के जिस्म का एक टुकड़ा होता है। धीरे धीरे ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। जब लोगों को पता चलता है तो गांव के सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा जरियागढ़ के थाना इंचार्ज राजकुमार को इसकी सूचना दी जाती है। राजकुमार दल के साथ वह उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से ये मांस का टुकड़ा मिला था। उनके द्वारा जब पास में देखा जाता है, जांच की जाती है, तो वहीं पर एक आधार कार्ड और बैंक का पासबुक मिलता है। जब उस पे देखते हैं वो, तो उसमें नाम लिखा होता है गांगी का। राजकुमार गांव वाले से पूछते हैं कि ये गांगी के बारे में आप क्या जानते हैं। तब गांव वाले बताते हैं कि हाँ, ये गांगी पास के ही गांव मालगो की निवासी है। इसी गांव का एक युवक है जिसका नाम नरेश है, उसके साथ उसका संबंध है। यह जानकारी जैसे ही राजकुमार को मिलती है तो वह इसकी सूचना गांगी के पिता चांपा उरांव उसको देते हैं। चांपा उरांव कुछ ही देर के बाद अपने भाई छेठुआ उरांव और चांपा उरांव की जो पत्नी होती है जिसका नाम खैरी देवी होता है, उसे लेकर भगवान पांच डोंगरी में पहुंच जाते हैं। उस स्थान पे जाते हैं। पुलिस इसको दिखाती है कि आधार कार्ड यहाँ से फटा पुराना मिला है, एक मांस का टुकड़ा भी मिला है, क्या इसे आप जानते हो? तो वह देखकर बोलता है, हाँ, ये तो मेरी बेटी का है। मेरी बेटी ने 7 नवंबर को मुझे फ़ोन किया था, बोला था कि पापा मैं तो घर आ रही हूँ। यह बोलकर वह किसी आशंका में फूट फूट के रोने लगता है। साथ ही उसकी जो पत्नी खैरी देवी वह भी रोने लगती है। दोस्तों, यह घटना कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव है मालगो, जो झारखंड का एक छोटा सा गांव है, जहां चांपा उरांव अपने 5 बच्चे, जिसमें 4 लड़कियां एक बेटा के साथ रहा करता था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। उसकी छोटी बेटी जिसकी छोटी बेटी गांगी थी, और उसका एक बेटा था जो कि मजदूरी करने 1.5-2 साल पहले बेंगलुरु जाता है। वहाँ एक बिल्डिंग से गिरकर वह मर जाता है। होता ये है कि जब तीनों बहनें की शादी हो जाती हैं, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। खेती करके वो अपना जीवन यापन करता है चांपा, और इसी कारण से गांगी की भी पढ़ाई नहीं हो पाती है आगे, क्योंकि वह भी अपने पिता को कामों में हेल्प करती थी और 9th क्लास तक की ही उसने शिक्षा ली। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पास के ही गांव का एक युवक जिसका नाम नरेश था, उसका आना जाना मालगो में था, क्योंकि नरेश का ननिहाल भी इसी गांव मालगो में था। इस तरीके से गांगी और नरेश की जान पहचान हो जाती है। लोग एक दूसरे से जब मिलने लगते हैं तो ये सिलसिला आगे बढ़ता है और जो जान पहचान होती है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों जीने मरने की कसम खाते हैं। इसके बाद जैसे ही गांव वाले में चर्चा हो जाती है और गांव वाले ये देखते हैं कि दोनों घूम रहे हैं, एक शायद बाइक में जा रहे हैं, जब इसकी खबर गांगी के पिता चांपा उरांव को होती है
तो चापा राव भी इस संबंध में एतराज़ नहीं करते हैं। गांगी नरेश को अपना हीरो बताती है और आसपास लोगों को सबको पता चलता है, पर इस संबंध में किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। यहाँ तक नरेश भी बोलता है कि मैं गांगी शादी करूँगा। बात यह है कि 1.5 साल नरेश और गांगी साथ में एक पति पत्नी के तरीके से गुजारते हैं। जब उन्हें वहाँ कोई काम नहीं मिलता है तो वह काम के तलाश में जो नरेश होता है वह बेंगलुरु चला जाता है और जो गांगी होती है वो चली जाती है तमिलनाडु के त्रिपुर में एक धागा कंपनी में काम करने के लिए। जब ये शरीर का अंग मिलता है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है और फिर चांपा से पूछती है कि ये नरेश कौन है। तो नरेश के बारे में जब चांपा पूरी जानकारी बताता है कि मेरी बेटी अबोध का प्यार का संबंध है, वो बेंगलुरु में काम करता है। अब बेटी ने ये भी बताया था कि वो साथ में आ रहा है। पुलिस के शक की सुई नरेश की ओर हो जाती है। नरेश को खोजा जाता है और 26 नवंबर 2024 को नरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले पुलिस के द्वारा जब गांगी के बारे में पूछा जाता है तो वह इनकार करता है कि मैं उसके साथ नहीं आया हूँ, मैं उससे मेरे बहुत दिन से बात नहीं होती है। क्योंकि चांपा ने बताया था कि गांगी जब 7 नवंबर को फ़ोन की थी, उसके बाद जब वो नहीं आई तो वह दोबारा से जब फ़ोन करता है तो वह फ़ोन बंद जाता है। नरेश से भी फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, नरेश का भी फ़ोन नहीं लगा। इस शक पे पुलिस उससे गिरफ्तार करती है। नरेश से पूछताछ की जाती है। नरेश पहले तो इनकार करता है। जब पुलिस की सख्ती होती है तो उसे अपना अपराध कबूल करना पड़ता है। जब नरेश से पूछा जाता है कि गांगी कहाँ है, तब नरेश बोलता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। नरेश बताता है कि मेरा बेंगलुरु में एक युवती के साथ संबंध हो गया है जिससे मेरा एक बच्चा है। बात यह है कि मेरा इससे भी संबंध रहता है गांगी से, और उस लड़की से भी मेरा संबंध रहता है। जब इसकी जानकारी जब गांगी को होती है तो वह गुस्सा होती है, बिना बताए अचानक बेंगलुरु आ जाती है। वहाँ उनका झगड़ा होने लगता है। तब नरेश बोलता है कि चलो गांव चलते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं। दोनों 6 नवंबर को हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से दोनों जोजोदांग के लिए रवाना होते हैं। बीच में जब जोजोदांग पहुंचते हैं, जोजोदांग के बाद भगवान पास डोगरी के पास जब पहुंचते हैं तो नरेश गांगी के साथ संबंध बनाता है और फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गांगी का यही कहना था कि जब तुमने मेरे से प्यार किया है तो तुमने मेरे से बेवफाई क्यों की, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। इसलिए उसका झगड़ा फिर से बढ़ जाता है। इसमें नरेश को गुस्सा आने लगता है, वह उससे उस पर क्रोधित हो जाता है। जब उसका गुस्सा बढ़ जाता है, यह देखकर गांगी उससे बोलती है, एक काम करो, मुझे मेरे गांव मालगो छोड़ दो और तुमने जो पैसा मुझसे लिया है मुझे वापस कर दो। इस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। नरेश दुपट्टे से उसके गले को फंदा बना के खींच देता है, जिससे गांगी की मौत हो जाती है। नरेश घर के पास ही 500 मीटर के दूर पे एक जंगल होता है, उस पे उसके शव को ले जाता है, जहाँ कुल्हाड़ी और हंसुए की मदद से उसके 50 टुकड़े कर देता है और वहीं गड्ढा खोद कर दफना देता है और चुपचाप घर वापस आ जाता है। बात यह है कि जब 24 नवंबर को कुत्ते के द्वारा इंसानी मांस के टुकड़े को जब खा रहे होते हैं कुत्ते, तभी यही बात का खुलासा होता है। और जब ये पूरी बातें जब होती हैं तब वो अपनी बातें जो नरेश कबूल लेता है, तब उसे जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है और चांपा उरांव का ये कहना है कि इसने मेरे बेटी को भ्रम में रखा, इससे शादी करने का छलावा किया और किसी दूसरी युवती के साथ उसने संबंध बना लिया। ये बात मेरी बेटी को पसंद नहीं थी, हाँ, इसीलिए शायद इनसे झगड़ा होता था। क्योंकि यह हरदम यही बात करता था कि मैं इससे शादी करूँगा। वो उसे अपना बार बार हीरो कहती थी। दोनों में इतना प्यार था,
इसने पता नहीं इस तरीके से जो हत्या कर दी, उस यह बोल बोल कर वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। अभी भी परिवार सदमे में है और यह बोलता है कि इसने जो एक घृणित काम किया है उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए, उसे फांसी मिलनी चाहिए। जब राजकुमार भी नरेश से पूछते हैं कि तुमने गांगी की जो हत्या की 50 टुकड़े में से बांट दिया, तुम्हें झिझक नहीं हुई? तब वह बोलता है कि मैं बेंगलुरु में चिकन साहब में मुर्गे काटने का काम करता हूँ, इसलिए मुझे कोई दया और झिझक नहीं हुई। अभी वह अपने जुर्म के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, ऐसे इंसानों को इस सभ्य समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है। कानून ज़रूर उसे कड़ा से कड़ी सज़ा देगी, उसे सजाए मौत भी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उसके परिवार का कहना है, यह न तो उम्र कैद हो, पर समाज में ऐसे लोगों की वाकई में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अगर ये मेरी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे भी देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।